हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बिकॉज एएफएम का एग्जाम जो है वो यहाँ पर नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली अपने इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। एंड इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम आपके लेकर के आए हैं प्रॉपर एक सीरीज जहां पर सभी बेसिक्स प्रॉपरली कवर्ड मिलेंगे एंड बहुत ही कम टाइम में आप इन बेसिक्स को कवर कर पाएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ और सिर्फ 7 डेज में आप अपने अकाउंटिंग के एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, सो यस, इट्स एक्चुअली ट्रू, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप सबके लिए एक बोनस गिफ्ट है दैट्स रिलेटेड टू द पीडीएफ्स। तो आपको एएफएम अकेला नहीं, आपको साथ ही साथ चारों के चारों पेपर्स जो जीआईबी के हैं उनकी कंप्लीट पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट कर लेना है, दैट इज jaiib.learningsessions.in। उसका लिंक आपको वेबसाइट का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के सिंपली साइन अप कर लीजिए एंड साइन अप करने के बाद आप प्रॉपर सारी की सारी पीडीएफ्स को एक्सेस कर पाएंगे थ्रू द वेबसाइट। ठीक है, तो जल्दी से विजिट कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जेआईबी के लिए। एंड साथ के साथ मैं आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन वी अपलोड द न्यू वीडियोस। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर हम मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज द सिंगल एंट्री सिस्टम does not consist of which of the following। तो कौन सी चीज बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड के ऊपर एंट्री की जाएगी, वो आपके पास सिंगल एंट्री सिस्टम रहता है। तो उसके केस में कौन सी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो पहला ऑप्शन है डबल एंट्री फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शंस, वो नहीं रहती है। सिंगल एंट्री फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शंस, नो एंट्री फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शंस और नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब हमारे पास हम बात करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं, क्या क्या चीजें शामिल नहीं रहती हैं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में आपके पास कुछ एक ट्रांजेक्शन के लिए डबल ट्रांजेक्शन भी रहती हैं, ये कि जिसमें डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इन्वॉल्व रहेंगी, वो ट्रांजेक्शन रहती है, बिल्कुल सही है। सिंगल एंट्री रहती है कई ट्रांजेक्शन के लिए, ये भी सही है। कुछ एक ट्रांजेक्शन की कुछ एंट्रीज होती नहीं है। एंड फर्दर तो हमारा आंसर करेगा, आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। ओके, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं एंड इट्स रिलेटेड टू दैट वेयर नो स्पेशल बुक एग्जिस्ट। स्पेशल बुक्स होती हैं, जैसे हमारे पास ना कुछ एक बुक्स होती हैं, जैसे कैश बुक है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, वो अलग से आपके पास बुक्स हैं जिसमें आप उनसे रिलेटेड एंट्रीज करते हैं, राइट। तो उसमें कहा गया है कि वेयर नो स्पेशल बुक एग्जिस्ट, जहां पे स्पेशल बुक एग्जिस्ट नहीं करती है, उस सिनेरियो में आप ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग किस वे के साथ करते हैं उसके बारे में हमने बताना है। तो डायरेक्ट पोस्टिंग कर देते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर लेजर थे उसमें डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे, कैश बुक में एंट्री कर देंगे अगर कोई स्पेशल बुक नहीं है, जर्नलाइजिंग करेंगे या कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एंड अगर आप इस कमेंट का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कमेंट बिल्कुल सही करते हैं तो उसके सिनेरियो में हम किन्हीं 2 यूजर्स को यहां पर जो फ्री क्वेश्चंस हैं एएफएम के वो प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी कि उसमें 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, उनका एक्सेस आपको फॉर 1 मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाफट से यहां पर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज बताता हूं कि अगर कोई भी स्पेशल बुक एग्जिस्ट नहीं करती है ट्रांजैक्शन के पर्पस के लिए, तो उसके केस में जो आप एंट्री करते हो ना, जो हम एंट्री करते हैं वो करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग, यानी कि आप जर्नल में एंट्री कर देते हैं, आप जर्नल में एंट्री कर देते हैं ऐसी चीजों की, ठीक है। तो यहां पर आंसर करेगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी ओवर हियर, दैट्स द जर्नलाइजिंग ओवर देयर, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड इट सेज द बैंक स्टेटमेंट हैज बीन शोइंग अ बैलेंस। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द BARS, यानी कि बैंकर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक बैलेंस शोकेस कर रही है। कितना बैलेंस है, ₹31200 का जो बैलेंस है वो यहां पर शोकेस कर रही है एंड एज ओवरड्राफ्ट ये बैलेंस शोकेस कर रही है। कौन सी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, यानी कि यहां पर बैंक स्टेटमेंट लिखा हो या फिर पासबुक लिखा हो, एक ही बात है, यानी कि बैंकर्स बैलेंस है, राइट। एंड बैंकर्स बैलेंस जब ओवरड्राफ्ट में होता है तो उसमें बैलेंस क्या होगा, वो डेबिट में शोकेस होगा, यानी कि आपके पास जो यहां पर बैलेंस शीट का, आपके पास नॉट बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है दैट्स एक्चुअली द डेबिट बैलेंस ओवर देयर, जो आपको ओवरड्राफ्ट के केस में वो शोकेस करेगा, विच इज इंडिकेटिंग टू बी 31200, राइट।
31200 डेबिट का बैलेंस है क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, राइट। एंड ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक चेक जो कि फर्म के द्वारा इशू किया गया था 2000 रुपए का, वो डिसऑनर हो गया है। वो चेक डिसऑनर हो गया। कितने अमाउंट का? 2000 का चेक है जो डिसऑनर हो गया। कहने का मतलब है कि फर्म अपनी कैश बुक में से ऑलरेडी इस पैसे को क्या कर चुकी है, निकाल चुकी है कि हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन बैंक ने वो डिसऑनर कर दिया। यानी कि ये वाला जो बैलेंस था वो कम होगा, ये वाला बैलेंस जो होगा वो कम होगा। लेकिन क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है, तो पर्टिकुलर ये बैलेंस हमारे पास क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोन के केस में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, राइट। तो यहां पर 2000 का जो बैलेंस है वो हम यहां पर ऐड कर देंगे टू रीच आउट द कैश बुक बैलेंस ओवर दे। देखिए बीआरएस के स्टेटमेंट क्वेश्चंस के टाइप में ऐसा ही होता है। आपको एक बैलेंस दिया गया होता है एंड हमने दूसरा बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, राइट। यही चीज होती है। अब इस केस में भी हमारे पास यही चीज है। हमारे पास यहां पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया गया विच इज गिवन टू बी 31200। अब 31200 जो है वो आपके पास बैलेंस, आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है एंड वो ओवरड्राफ्ट है, यानी कि लोन अकाउंट चल रहा है। अब अगर लोन अकाउंट में से बैलेंस डिडक्ट होगा तो वो बैलेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? डेफिनेटली वो बैलेंस और बढ़ जाएगा, यानी कि मेरी जो डेप्ट लायबिलिटी थी वो और बढ़ जाएगी। पहले मेरी लायबिलिटी 31,200 की थी, लेकिन 2000 मैंने और पे कर दिए तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 33,200 हो जाएगी, यानी कि 2000 और बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ था तो बैलेंस आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो सेम रहेगा, लेकिन कैश बुक में आपके पास वो बैलेंस जो था वो आपके पास 2000 ज्यादा शोकेस कर रहा होगा। तो ये बैलेंस यहां पर बन जाता है 33,200। लेकिन इसके बाद और भी कहा गया, बैंक चार्जेस डाले गए हैं 20 रुपीज के, वो रिकवर किए गए। बैंक चार्जेस ऑफ 20 रुपीज हैव बीन रिकवर्ड ओवर हियर। बैंक चार्जेस जो 20 रुपीज के हैं वो यहां पर रिकवर किए गए हैं, राइट। तो वो चार्जेस जो रिकवर किए गए, यानी कि इसमें तो बैलेंस डेबिट हो चुका है तभी ये बैलेंस आया है, ठीक है। लेकिन यहां पर वो रिकवरी शोकेस नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर वो जो रिकवरी है बैलेंस की वो शोकेस नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम उस बैलेंस अमाउंट को क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे, यानी कि 20 रुपीज जो थे उनको हमने डिडक्ट कर दिया क्योंकि वो चार्जेस यहां पर लगाए गए हैं आपके पास। तो आपका बैलेंस यहां पर ज्यादा था, यहां पर पर्टिकुलरली कम था, तो वो बैलेंस को पहुंचने के लिए हमने उसमें से डेबिट कर दिया। तो ये बैलेंस रह गया 33,180। तो इस पार्ट के हिसाब से जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 33,180। तो आइदर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम किसका बैलेंस ढूंढ रहे हैं? वी आर फाइंडिंग द बैलेंस फॉर द कैश बुक ओवर देयर। अब आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो डेबिट में था, तो आपका आंसर क्या रहेगा? यहां पर आंसर वुड बी क्रेडिट ओवर देयर। आंसर वुड बी क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस ऑपोजिट चलते हैं ना। कैश बुक में डेबिट है तो कैश आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट उसमें क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ऑपोजिट चलता है। तो यहां पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में आने के लिए। एंड इसके रिलेटेड ना एक शॉर्टकट वीडियो हमने बना रखा है जहां पर जैसा मर्जी क्वेश्चन हो विद इन जस्ट 10 सेकेंड्स, विद इन जस्ट पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप वो अमेजिंग ट्रिक जानना चाहते हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वो वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूं, राइट। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। It says which of the following to be shown in the miscellaneous expenditure in the balance sheet of the company। तो miscellaneous expenditure में कौन सी चीज को हम यहां पर शोकेस करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में कौन सी चीज को हम शोकेस करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस नॉट एडजस्टेड, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन से यहां पर पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हैं जिनको हम यहां पर कंपनी की बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में शोकेस करते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि आपकी कंपनी के शुरू होने से पहले जो खर्चे हुए थे उनके बारे में डेफिनेटली वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ गए, ठीक है, वो भी चीज आ गई है। एंड इसके अलावा डिस्काउंट जो कि आपने शेयर और डिबेंचर को इश्यू करते टाइम दिया वो भी आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है जो एडजस्ट नहीं हुआ कहीं पर भी वो भी आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जाते हैं। तो तीनों के तीनों ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जाते हैं, यानी कि जिनकी कैटेगराइजेशन कहीं पर नहीं हुई है उनको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में हम डाल देते हैं। तो ये तीनों ही चीजें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी ओवर हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहां पर इट्स रिलेटेड द प्राइस एट विच टू अनरिलेटेड एंड नॉन डेस्परेट पार्टीज वुड अग्री टू अ ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर दो पार्टीज हैं
आपस में डील कर रही हैं, लेट्स से सेम ही कंपनी के अंदर दो पार्टीज हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने यहां पर कोई चीज को खरीद बेच करनी है, तो जिस प्राइस के ऊपर उनको डील करना चाहिए एज पर द OECD, ठीक है, वो कौन सा प्राइस होगा जहां पर वो पर्टिकुलर उस प्राइस के ऊपर डील करेंगे। जैसे जो अनरिलेटेड नॉन डेस्परेट पार्टीज आपस में प्राइसेस को तय करती हैं, उसी प्राइसिंग के ऊपर वो यहां पर तय करेंगी। तो आंसर क्या यहां पर आने वाला है? आंसर विल बी द ऑप्शन बी, दैट इज अ आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी कि उतनी दूरी उतनी चीजों का प्राइस, जैसे आप कोई अनरिलेटेड पार्टी को प्राइसिंग करोगे उतना प्राइसिंग आप यहां पर अप्लाई करोगे, दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको जो पैसा मिला है, ठीक है, वो पर्टिकुलर आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई प्रमोटर्स के द्वारा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, शॉर्ट टर्म के लिए? अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है प्रमोटर्स के द्वारा तो वो लॉन्ग टर्म होगी कि शॉर्ट टर्म होगी? दैट विल बी फॉर द लॉन्ग टर्म ओवर देयर, वो लॉन्ग टर्म के लिए होने वाली है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है? दिस इज द टाइप ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, ये आपके पास कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हो गई, राइट। सेकंड, लोन रेज्ड बाय द बैंक। अगर बैंक को लोन लेता है, स्पेसिफिकली अगर कोई मेंशन नहीं है तो वी विल बी कंसीडरिंग इट टू बी टर्म लोन, ठीक है। एंड फर्दर जो लोन लोगे आप डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म के लिए लोगे, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो लोगे नहीं, लोन टर्म लोन लोगे अगर, ठीक है, तो वो भी लॉन्ग टर्म हो गया, वो भी कैपिटल रिसिप्ट हो गया। अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है शेयर्स के ऊपर, प्रीमियम क्या होता है? लेट्स से केस एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, फेस वैल्यू जो है मेरे पास वो 10 रुपीज की है, एंड उसके ऊपर जो प्रीमियम मार्केट में शेयर बिक रहा है वो बिक रहा है लेट्स से यहां पर 13 रुपए में बिक रहा है, 13 रुपए में मार्केट में यहां पर चल रहा है वो शेयर, यानी कि 3 रुपए का जो अमाउंट है वो कहां पर जाएगा? दैट इज एक्चुअली द शेयर प्रीमियम अमाउंट, दैट्स अ शेयर प्रीमियम अमाउंट। एंड ये शेयर प्रीमियम अमाउंट जो होता है ना, ये भी लॉन्ग टर्म बेसिक्स के लिए होता है, दिस इज आल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेस ओवर देयर, राइट। तो यहां पर ये भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का तो यहां पर कोई दूर दूर तक जिक्र किया ही नहीं गया, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी द ऑप्शन डी ओवर देयर, ऑप्शन डी जो है दैट इज नन ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट विल बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज द डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। डेबिट बैलेंस कौन सी चीज यहां पर शोकेस करती है उसके बारे में हमने यहां पर बताना है। तो ऑप्शंस दी गई हैं, लायबिलिटी का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस, एसेट, इनकम, किसका डेबिट बैलेंस होता है, राइट। अब मैं यहां पर कुछ एक रूल्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो गोल्डन रूल इनकम एक्सपेंडिचर का ये कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड रेवेन्यूज ओवर देयर, यानी कि जो भी लॉस हुआ, जो भी एक्सपेंसेस हुए उनको क्या कर दो, कोई भी एक्सपेंस हुआ, कोई भी लॉस हुआ, उसको डेबिट कर दीजिए, एंड जो भी आपके पास गेन हुआ, जो भी रेवेन्यू हुआ, उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, राइट। तो कहने का मतलब है अगर मेरे पास मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं, एक्सपेंस अकाउंट की बात करता हूं, तो उसका बैलेंस क्या रहेगा? दैट विल बी हैविंग द डेबिट बैलेंस ओवर देयर। तो ऑप्शन बी तो डेफिनेटली यहां पर करेक्ट है ही है, राइट। इसके अलावा अगर अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स की ही बात करें, ठीक है, तो यहां पर रियल अकाउंट्स के लिए, रियल अकाउंट में बेसिकली आपके पास एसेट अकाउंट आते हैं। एसेट अकाउंट में पर्टिकुलरली आपके पास टाइप्स हो सकती हैं, एक तो मेरे पास टेंजिबल रियल अकाउंट्स हो सकते हैं जैसे कि मशीन अकाउंट हो गया, एसेट अकाउंट हो गया, या फिर कैश अकाउंट हो गया, या फिर इनटेंजिबल अकाउंट हो सकता है जैसे कि मैं गुडविल की वगैरह की बात करूं, वो भी मेरे पास एसेट होते हैं, ठीक है, वो भी मेरे पास इनटेंजिबिलिटी में आ गए। लेकिन जो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है वो क्या कहता है? इट पर्टिकुलरली सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि अगर कैश रिसीव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश रिसीव कर रहा हूं तो उस टाइम के ऊपर व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं कर रहा हूं कैश को रिसीव कर रहा हूं, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अगर दूसरी तरफ मैं किसी को कैश की पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है, लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे ना, एसेट होगा पर्टिकुलरली रिसीव हो गया, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो पर्टिकुलरली क्या होएगा, वो हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो जो आपके पास एक्सपेंसेस अकाउंट है, जो एसेट अकाउंट है, इनका बैलेंस होता है आपके पास डेबिट में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी ऑप्शन बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड। तो कोई भी क्वेश्चन माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की क्वेरी है डू लेट मी नो। फिर से बता देता हूं कि JIB के कंप्लीट PDFs अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपली आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट को, डेट इज
jaib.learningsessions.in, सिंपल सी वेबसाइट है jaib.learningsessions.in पर जाइएगा। यहां पर जाकर के सिंपली आपको साइन अप कर लेना है। अगर ऑलरेडी साइन अप है तो लॉग इन कर लीजिएगा एंड उसके बाद आपको यहां पर पीडीएफ सेक्शन में जाना है, जहां पर आप सभी की सभी पीडीएफ, चारों के चारों पेपर्स की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज अ चेंज इन द वाईटीएम अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अब चेंज इन प्राइस जो होता है वाईटीएम का, वो अफेक्ट करता है बॉन्ड के प्राइस को, डेफिनेटली वो अफेक्ट करता है, राइट। एंड आपको एक चीज बताता हूं, वाईटीएम यानी कि होता क्या है, दिस इज यील्ड टू मैच्योरिटी, दिस इज यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि ये पर्टिकुलरली वो डिस्काउंट रेट है जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड को इक्वल कर देता है मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड के, राइट। ये वो डिस्काउंट रेट है, राइट। एंड पर्टिकुलरली ये कहता है कि बॉन्ड्स के प्राइस के साथ रिलेशनशिप तो है विद द पर्टिकुलर व्हाट टाइप ऑफ वाईटीएम मोर देन इट डज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स विद द विच टाइप ऑफ वाईटीएम ओवर देयर, यानी कि वैल्यू जो वाईटीएम होगी वो कम या ज्यादा होने से बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी, उस रिलेशनशिप के बारे में हमने यहां पर बताना है, राइट। तो जो थ्योरी है वो पर्टिकुलरली क्या कहती है, अगर हम वाईटीएम को चेंज करते हैं, वी आर गोइंग टू चेंज द वाईटीएम, यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी को चेंज किया, तो जो बॉन्ड प्राइसिंग होती है, जो बॉन्ड प्राइस होता है, डेफिनेटली उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन साथ के साथ एक चीज यहां पर और बता देते हैं कि अगर मैं यहां पर जो वाईटीएम है उसमें हायर वाईटीएम में चेंज करता हूं, यानी कि मान लीजिए दो बॉन्ड से, एक के केस में वाईटीएम 16% था, एक के केस में वाईटीएम 6% था। ठीक है, एज पर द थ्योरी क्या रूल है कि अगर जिस बॉन्ड के केस में यहां पर बॉन्ड B1 ले लेते हैं, यहां पर बॉन्ड B2 ले लेते हैं, तो अगर B1 के केस में 16% है एंड B2 के केस में 6% है, अब अगर यहां पर मैं वाईटीएम को चेंज करूंगा, वाईटीएम परसेंटेज को चेंज करूंगा, तो जिस केस में वाईटीएम मेरे पास ज्यादा था वहां पर मुझे इफेक्ट देखने का प्राइस चेंज का वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। तो पर्टिकुलरली आंसर हमारे पास क्या रहेगा कि अगर बॉन्ड जिसका वाईटीएम ज्यादा है, बॉन्ड जिसका वाईटीएम जो है वो हायर साइड के ऊपर है, उस सिनेरियो में अगर हम चेंज करते हैं तो उसके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है रेदर देन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विद द लोअर वाईटीएम। ठीक है, तो ज्यादा वाले के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, कम वाले के ऊपर कम इंपैक्ट पड़ता है। दैट इज व्हाट वी मेंट टू से। तो आंसर जो होगा यहां पर दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर इट सेज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹12,000 इन अ स्टॉक कॉटेड एट 120। ठीक है, तो एक स्टॉक हमारे पास कॉटेड है, स्क्रिप हमारे पास कॉटेड है, दैट इज कॉटेड एट ₹120 ओवर हियर। एंड पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट की है, 12,000 अमाउंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर की गई है। एंड फॉर द इट प्रोड्यूसेस एन इनकम ऑफ ₹780। कितनी इनकम आ रही है, ₹780 की जो इनकम है वो यहां पर जनरेट हो रही है। एंड वी नीड टू टेल द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर बताना है। ठीक है, अब देखिए ₹120 का एक है, यानी कि 12,000 रुपीज में आपको कितने यूनिट्स मिले, इट विल बी 12,000 डिवाइडेड बाय 120, यानी कि मुझे यहां पर 100 यूनिट्स जो हैं वो यहां पर मिल गए हैं। आई एम हैविंग द 100 यूनिट्स विद मी, राइट। एंड फर्दर 100 यूनिट्स जो हैं वो यहां पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, 100 यूनिट्स आर प्रोड्यूसिंग द प्रॉफिट ऑफ ₹780 ओवर, 780 रुपए का जो प्रॉफिट है वो यहां पर जनरेट कर रहे हैं। तो एक यूनिट जो होगा वो कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा, एक यूनिट जनरेट करेगा 780 डिवाइडेड बाय 100 ओवर देयर। ठीक है, तो यानी कि 7 यहां पर ये पर्टिकुलर हम देखें तो 7.8 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट करेगा, 7.8% का जो प्रॉफिट है वो जनरेट करेगा। तो यहां से हम पर्टिकुलरली परसेंटेज निकाल सकते हैं, इसलिए दैट इज इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डेसिमल में आंसर दिए गए हैं। तो यहां पर आंसर करेगा 0.078 दैट विल बी द राइट आंसर ओवर देयर। तो ये जो ऑप्शन बी है हमारा दैट विल बी द राइट आंसर। तो कुछ एक क्वेश्चन सीधा आप यूनिटरी मेथड लगाते हुए भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट सेज, यहां पर क्वेश्चन कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इज और आर फॉल्स, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट्स को हमने यहां पर ढूंढना है, उसके बारे में यहां पर बात करनी है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट कहती है द मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपाउंडिंग पर ईयर, यानी कि जितनी ज्यादा आपके पास कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी होगी मोर इज द इंटरेस्ट चार्ज, यानी कि अगर मेरे पास कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी
मंथली बेसिस पर है तो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होगा, अगर क्वार्टरली है तो ज्यादा चार्ज होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो कौन से केस में आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर ज्यादा चार्ज होगा? तो डेफिनेटली कंपाउंडिंग जितनी ज्यादा होगी यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई हमारे पास, करेक्ट हो गई, राइट। सेकंड इट सेज इन कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट इज ऑलवेज लेस देन द नॉर्मल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर मेरे पास एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लेट्स से जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट दिया गया वो 8% दिया गया एंड कंपाउंडिंग है ये, ठीक है, कंपाउंडिंग मंथली है, तो मेरे पास जो कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगा कि जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगा, डेफिनेटली जो कंपाउंडेड रेट है वो ज्यादा होगा, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत हमारे पर, ठीक है, तो ये हमारा पर्सपेक्टिव आंसर यहां पर हो सकता है, राइट। अब थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू तो वही होती है ना, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मेरे पास लेट्स से यहां पर ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, राइट। तो यहां पर ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 साल का डाटा दे दिया। अब लेट्स से मेरे पास 1000 रुपीज यहां पर रिसीव हो रहे थे हर एक साल में, हर एक साल में 1000 रुपीज रिसीव हो रहे थे, ठीक है। तो ये जो 3 साल में मुझे 1000 रुपीज यहां पर रिसीव हुए हैं, ये पर्टिकुलर किस चीज को शोकेस कर रहे हैं, ये कौन सी चीज को शोकेस कर रहा है? अगर मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू को निकालना है तो डिस्काउंट करूंगा ना, तो जिस डिस्काउंट रेट के ऊपर डिस्काउंट करेंगे उसको डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं, जो वैल्यू निकालेंगे प्रेजेंट के ऊपर दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि ए एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन बी जो यहां पर रहने वाला है, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, सो इसके साथ ही आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के एंड कलीग्स के साथ, एंड वीडियो को रेट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल एफर्ट्स करते हैं एंड साथ के साथ हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो काइंडली इतनी सी मेहनत कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके कोई चार्जेस नहीं लगने, तो जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो भी यहाँ पर जेआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।